अब मैं अगर एक बेहद विशाल और व्यस्त महानगर के बारे में सोचा जाए, एक ऐसा शहर जहाँ करोड़ों लोग काम कर रहे हैं, हजारों कारखाने चौबीसों घंटे चल रहे हैं, हर तरफ ऊर्जा बन रही है। अगर उस शहर की जो कचरा प्रबंधन व्यवस्था है वो सिर्फ एक हफ्ते के लिए पूरी तरह से ठप पड़ जाए तो क्या होगा? उफ, वो तो एक भयानक स्थिति होगी। मतलब अगर कोई सीवर सिस्टम काम ना करे, कोई सफाई ना हो, तो कुछ ही दिनों में वो शानदार शहर पूरी तरह से रुक जाएगा, अपनी ही गंदगी के बोझ तले दबकर एक जहरीली जगह बन जाएगा। बिल्कुल। और हमारा मानव शरीर भी ना बिल्कुल उसी महानगर की तरह ही काम करता है। शरीर के अंदर हर सेकंड अनगिनत रासायनिक प्रक्रियाएं चल रही हैं और उन प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप लगातार एक खतरनाक कचरा पैदा हो रहा है। हाँ, और ये कचरा कोई साधारण धूल मिट्टी नहीं है। जब शरीर की कोशिकाएं ऊर्जा बनाती हैं तो वो एक तरह की राख या कह सकते हैं एक बाय प्रोडक्ट छोड़ती हैं। ये कचरा अगर शरीर के अंदर ही रह जाए तो खून में जहर घुलने जैसी स्थिति हो जाती है। जो कि एक बहुत ही गंभीर जैविक चुनौती है, क्योंकि जीवन का मतलब ही है लगातार काम करना, और काम करने का मतलब है लगातार कचरा पैदा करना। राइट, बिल्कुल सही कहा। तो आज के इस डीप डाइव का आधार जो हमारे पास नोट्स हैं, लाइफ प्रोसेसेस, एक्सक्रीशन यानी जैव प्रक्रम, उत्सर्जन, ये विस्तृत नोट्स हैं। और यहाँ मुख्य मिशन ये समझना है कि हमारा शरीर कैसे खुद को अंदर से साफ रखता है और इस जटिल कचरा प्रबंधन प्रणाली के पीछे का असल विज्ञान क्या है। हम उत्सर्जन तंत्र या जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है उसके रहस्यों को खोलेंगे और रोजमर्रा के उदाहरणों जैसे वाटर प्यूरिफायर और स्मार्ट फैक्ट्री की मदद से इसके हर हिस्से को समझेंगे। बिल्कुल, ये बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। हाँ, तो आइए इसे विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले मैं सोच रही थी कि इसी भारी भरकम शब्द उत्सर्जन या एक्सक्रीशन को खोलकर देखते हैं। तकनीकी रूप से ये क्या है और शरीर के लिए ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है? अगर वैज्ञानिक भाषा में बात करें तो उत्सर्जन या एक्सक्रीशन वो जैविक प्रक्रिया है जिसमें जीवों के शरीर से हानिकारक उपापचयी वर्ज्य यानी मेटाबॉलिक वेस्ट पदार्थों को बाहर निकाला जाता है। मेटाबॉलिक वेस्ट, राइट? हाँ, अब इस मेटाबॉलिक वेस्ट को समझना बहुत जरूरी है। देखिए, जब खाना खाया जाता है तो पाचन तंत्र उस खाने को तोड़ता है, लेकिन जब वो टूटा हुआ खाना हमारी कोशिकाओं के अंदर जलता है ताकि ऊर्जा मिल सके, तब कुछ ऐसे रासायनिक तत्व बनते हैं जिनकी शरीर को बिल्कुल भी जरूरत नहीं होती। मतलब वो एकदम बेकार है शरीर के लिए? बिल्कुल बेकार और बल्कि खतरनाक भी। इनमें मुख्य रूप से नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट यानी नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं, जैसे कि अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड। यूरिया और यूरिक एसिड। हाँ, ये तत्व अगर खून में जमा होने लगें तो शरीर की हर मशीनरी काम करना बंद कर देगी। इन्हीं जहरीले पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना, निष्कासन करना ही उत्सर्जन कहलाता है। अच्छा, नोट्स में ना एक बहुत ही रोचक तुलना दी गई है जो इस प्रक्रिया के विकास को दिखाती है। मतलब अगर एक कोशिकीय जीव यानी यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स और बहुकोशिकीय जीव जो मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स हैं, उनके कचरा प्रबंधन को देखा जाए तो दोनों के तरीके में जमीन आसमान का अंतर है। बहुत बड़ा अंतर है। राइट? एक कोशिकीय जीव जैसे कि अमीबा, उसकी तुलना एक छोटे से स्टूडियो अपार्टमेंट से की जा सकती है। अरे वाह, स्टूडियो अपार्टमेंट वाली तुलना यहाँ एकदम सटीक बैठती है। मैं कहूंगा कि ये इसलिए सही है क्योंकि एक कोशिकीय जीव की पूरी दुनिया उसकी उसी एक कोशिका के अंदर सिमटी होती है। राइट। और उस स्टूडियो अपार्टमेंट में जो कचरा प्रबंधन है वो बहुत ही सीधा है। वो जीव सीधे पानी के संपर्क में होता है, उसे किसी जटिल सिस्टम की जरूरत ही नहीं है। बस उसने अपना कचरा अपने शरीर की सतह यानी बॉडी सरफेस से सीधे आसपास के जल में ढकेल दिया। बिल्कुल, बस खिड़की खोली और कचरा बाहर। हाँ, और इस प्रक्रिया को विसरण या डिफ्यूजन कहते हैं। कचरा बाहर पानी में घुल गया, लेकिन एक विशाल बहुकोशिकीय जीव जैसे कि इंसान, वो कोई स्टूडियो अपार्टमेंट तो है नहीं। हम तो एक जटिल महानगर हैं। सही बात है। हमारे शरीर के अंदर की कोशिकाएं, जैसे दिमाग की कोशिकाएं या दिल की कोशिकाएं, वो सीधे बाहरी पानी के संपर्क में नहीं होती कि वो अपना कचरा सीधे बाहर फेंक दें। बिल्कुल नहीं। एक विशाल महानगर में हर घर के बाहर सीधे कचरा डंप करने की जगह थोड़ी होती है। अगर दिमाग की किसी कोशिका ने अपना कचरा अपने आसपास फेंक दिया तो वो शरीर के अंदर ही पसकर रह जाएगा। खतरनाक हो जाएगा वो तो एकदम। इसीलिए बड़े और जटिल जीवों को एक बहुत ही विशिष्ट प्रणाली यानी स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स की आवश्यकता होती है। कचरे को शरीर के कोने कोने से इकट्ठा करना पड़ता है।
उसे खास जगह पर लाना पड़ता है और फिर सुरक्षित तरीके से शरीर से बाहर निकालना पड़ता है। जल और लवण का संतुलन, जो वाटर एंड सॉल्ट बैलेंस है, उसे बनाए रखने और रक्त को शुद्ध रखने के लिए एक समर्पित और सुव्यवस्थित सिस्टम अनिवार्य है। तो यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। जब शरीर से कचरा बाहर निकालने की बात आती है ना, तो अक्सर सबसे पहले फेफड़े या लंग्स का ख्याल आता है। हाँ, आमतौर पर लोग यही सोचते हैं। क्योंकि फेफड़े भी तो कचरा ही निकाल रहे हैं। वे रक्त से कार्बन डाइऑक्साइड CO2 को अलग करते हैं। लेकिन वो तो एक गैसीय अपशिष्ट है, गैस है। असली चुनौती तो उस तरल कचरे की है जो खून में घुला हुआ है। उस तरल और नाइट्रोजन युक्त कचरे का क्या होता है? यहीं पर असली हीरो की एंट्री होती है। उस तरल कचरे को संभालने की पूरी जिम्मेदारी हमारे मानव उत्सर्जन तंत्र या ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के कंधों पर है। ओके। फेफड़े केवल गैस को फिल्टर कर सकते हैं, वो लिक्विड को साफ नहीं कर सकते। लेकिन खून में घुले हुए यूरिया और अन्य तरल अपशिष्टों को निकालने के लिए हमें एक द्रव आधारित लिक्विड बेस्ड फिल्ट्रेशन सिस्टम चाहिए। तो इस सिस्टम में कौन कौन से अंग आते हैं? मानव उत्सर्जन तंत्र के मुख्य रूप से 4 प्रमुख हिस्से होते हैं। पहला, एक जोड़ा वृक्क यानी किडनीज। दूसरा, एक जोड़ा मूत्रवाहिनी या यूरेटर्स। तीसरा, एक मूत्राशय यानी यूरिनरी ब्लैडर। और चौथा, एक मूत्रमार्ग जिसे यूरेथ्रा कहते हैं। अच्छा, अगर इन अंगों की बनावट को थोड़ा करीब से देखा जाए तो ये किडनियां हमारे शरीर के इस पूरे सिस्टम की मुख्य हीरो हैं। मैं कह सकती हूँ कि ये सेम के बीज यानी बीन शेप के आकार के 2 अंग होते हैं। बिल्कुल बीन शेप के होते हैं। और ये उदर या एब्डोमेन के निचले हिस्से में रीढ़ की हड्डी के दोनों ओर बहुत ही सुरक्षित तरीके से स्थित होते हैं। अगर इसके काम करने के तरीके को किसी रोजमर्रा की मशीन से जोड़ा जाए तो मुझे लगता है ये घर में लगे एक एडवांस्ड वाटर प्यूरिफायर जैसा ही है। हाँ, ये प्यूरिफायर वाला उदाहरण इसके काम करने के तरीकों को काफी हद तक स्पष्ट कर देता है। जिस तरह से एक नेचुरल वाटर प्यूरिफायर गंदे पानी को अंदर लेता है, उसके अंदर लगी छलनी हानिकारक तत्वों को रोक लेती है और साफ पानी आगे भेज देती है। किडनी ठीक यही काम हमारे रक्त या ब्लड के साथ करती है। मतलब लगातार सफाई चल रही है। 24 घंटे रुधिर लगातार किडनी के अंदर बहता है और किडनी उसमें से वर्ज्य पदार्थों, विशेषकर नाइट्रोजनी अपशिष्टों जैसे कि यूरिया और यूरिक एसिड को छान कर अलग कर देती है। यही छना हुआ तरल पदार्थ आगे चलकर मूत्र या यूरिन का रूप ले लेता है। राइट। और एक बार जब ये प्राकृतिक प्यूरिफायर खून को साफ करके मूत्र बना देता है तो वो कचरा वहीं किडनी में नहीं रुकता। वो मूत्र वाहिनी या यूरेटर्स नाम की 2 लंबी नलियों के जरिए नीचे की ओर प्रवाहित होता है। इन नलियों का काम सिर्फ एक सुरक्षित रास्ता देना है ताकि वो तरल पदार्थ मूत्राशय यानी यूरिनरी ब्लैडर तक पहुंच सके। और मूत्राशय वाला हिस्सा इस पूरे तंत्र का एक बहुत ही दिलचस्प पहलू लगता है मुझे। वो कैसे?
क्योंकि मूत्राशय मूत्र को स्थायी तौर पर नहीं बल्कि अस्थायी रूप से टेम्पररी तरीके से संग्रहित करता है। यह एक थैली जैसा पेशीय अंग या मस्कुलर ऑर्गन है। लेकिन इसमें जो सबसे खास बात है वो ये कि ये हमारे तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम के सीधे नियंत्रण में होता है। अरे ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। इस सचेत नियंत्रण या कॉन्शियस कंट्रोल के पीछे बहुत बड़ा विकासात्मक एवोल्यूशनरी कारण है। अच्छा। जरा सोच कर देखिए, अगर ये कोई साधारण ऑटोमेटिक वॉल्व होता जो जैसे ही बढ़ता तुरंत खुल जाता, ये स्थिति किसी भी बड़े जीव के लिए कितनी असुविधाजनक और खतरनाक हो सकती थी। हाँ, खासकर जंगल में शिकारियों से बचते समय अगर कंट्रोल ही ना हो तो। बिल्कुल। तंत्रिका तंत्र के नियंत्रण का मतलब है कि जब मूत्राशय भर जाता है तो दिमाग को सिग्नल जाता है, लेकिन दिमाग यह तय कर सकता है कि मूत्र का निष्कासन या यूरिनेशन कब और कहाँ करना है। ये पूरी तरह हमारे कंट्रोल में है। वाह, ये बाहरी ढांचा तो समझ में आता है, लेकिन असली जादू तो इसके अंदर माइक्रोस्कोपिक लेवल पर हो रहा है। अगर इस पूरी प्रक्रिया का एक मानसिक फ्लो चार्ट एनिमेशन बनाया जाए तो ये काफी चमकीला और व्यस्त दिखाई देगा। एक बहुत ही बिजी नेटवर्क। हाँ, लाइक एक मोटी लाल रंग की नली जिसे वृक्क धमनी या रीनल आर्टरी कहते हैं, वो पूरे शरीर से गंदे और अपशिष्ट से भरे खून को किडनी के अंदर ला रही है। फिर किडनी के अंदर कुछ बहुत ही जटिल फिल्ट्रेशन चलता है और फिर एक नीले रंग की नली जिसे वृक्क शिरा या रीनल वेन कहते हैं, वो एकदम साफ और शुद्ध खून को वापस शरीर के सर्कुलेशन में ले जाती है। बिल्कुल। और ये जो आपने जटिल फिल्ट्रेशन कहा ना, असल में यही उत्सर्जन तंत्र की सबसे बड़ी पहेली है। बाहर से देखने पर तो किडनी सेम के बीज जैसी बहुत शांत और अमोट ठोस लगती है, लेकिन अंदर से ये कोई साधारण छलनी या खोखला डब्बा नहीं है। तो फिर अगर इसके अंदर झांक कर देखा जाए तो ये कैसा दिखेगा? अगर एक किडनी को माइक्रोस्कोप के नीचे रखकर देखा जाए तो उसमें एक या दो नहीं बल्कि लाखों की संख्या में सूक्ष्म छानने वाली इकाइयां, फिल्ट्रेशन यूनिट्स दिखाई देंगी। लाखों? हाँ, लाखों। इन सूक्ष्म इकाइयों को वृक्काणु या नेफ्रॉन कहा जाता है। नेफ्रॉन को किडनी की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट माना जाता है। असल में ये लाखों छोटी छोटी फैक्ट्रियां हैं जो दिन रात खून साफ करने का काम कर रही हैं। ये तो अद्भुत है। और नेफ्रॉन की संरचना अपने आप में किसी इंजीनियरिंग चमत्कार से कम नहीं लगती। नोट्स के मुताबिक इस सूक्ष्म फैक्ट्री के सिरे पर एक कप के आकार की संरचना होती है जिसे बोमन संपुट या बोमन्स कैप्सूल कहा जाता है। सही कहा। और इस कप के अंदर बहुत ही पतली रक्त केशिकाओं या ब्लड कैपिलरीज का एक उलझा हुआ गुच्छा होता है जिसे ग्लोमेरुलस कहते हैं। बिल्कुल। और यहीं पर इसी ग्लोमेरुलस में खून की असली सफाई का पहला चरण शुरू होता है। मूत्र निर्माण की प्रक्रिया या यूरिन फॉर्मेशन को हम 3 स्पष्ट चरणों में बांट सकते हैं। ओके। पहला चरण है कोशिका गुच्छन निस्यंदन, जिसे अंग्रेजी में ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन कहते हैं। ओह, ये नाम तो काफी वैज्ञानिक और भारी लग रहा है। इसके पीछे का भौतिक विज्ञान क्या है? मतलब ये काम कैसे करता है? अब इसके पीछे का विज्ञान पूरी तरह से दबाव या प्रेशर का खेल है। मैं समझाता हूं। जब वृक्क धमनी गंदे खून को इस नेफ्रॉन में लाती है तो वो खून ग्लोमेरुलस की बेहद पतली केशिकाओं में बहुत ही उच्च दबाव, हाई प्रेशर के साथ घुसता है। ये कुछ वैसा ही है जैसे आप एक पानी के पाइप को आगे से अंगूठे से दबा दें तो पानी कितनी तेजी से प्रेशर से निकलता है। हाँ, बहुत तेज धार निकलती है। बस इसी उच्च दबाव के कारण खून में मौजूद जल, लवण, ग्लूकोज, अमीनो अम्ल और यूरिया जैसे नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ उन पतली झिल्लियों से छनकर नीचे बोमन संपुट वाले कप में आ जाते हैं। ये पहला फिल्टर है। लेकिन एक मिनट, अगर इस प्रक्रिया को ध्यान से देखा जाए तो ये शरीर की एक बहुत ही अजीब और बेवकूफ़ी भरी रणनीति लगती है। ऐसा क्यों? क्योंकि पहले फिल्टर में कचरे के साथ साथ शरीर के लिए बहुत ही ज़रूरी चीज़ें जैसे कीमती ग्लूकोज, अमीनो अम्ल और शरीर का बहुत सारा साफ पानी, वो भी तो छनकर बाहर आ गया है। मतलब कचरे के साथ खजाना भी नाली में बहा दिया गया। हाँ, पहली बार देखने में यह ऐसा ही लगता है, लेकिन असल में यही इस प्रणाली का सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक है जो हमें इसके दूसरे चरण में समझ आता है। अच्छा, तो दूसरा चरण क्या है? इस दूसरे चरण को वर्णात्मक पुनः अवशोषण या ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन कहते हैं। देखिए, शरीर की रणनीति यह है कि कचरे को खून से एक एक करके चुनने में बहुत ज्यादा ऊर्जा और समय लगेगा। हाँ, लॉजिकल है। इसलिए वो उच्च दबाव में सब कुछ बस बड़ी कोशिकाओं को छोड़कर एक साथ बाहर फेंक देता है,
फिर जब वो छना हुआ तरल पदार्थ वृक्काणुओं के लंबे नलिकाकार भाग जो ट्यूबुलर पार्ट है उससे गुजरता है, तो शरीर बहुत स्मार्ट तरीके से उपयोगी पदार्थों को जैसे ग्लूकोज और जरूरी पानी को वापस रक्त में सोख लेता है। ओह, तो ये तो कुछ ऐसा हुआ कि मान लीजिए बैग साफ करना है, तो पहले बैग का सारा सामान टेबल पर पलट दो बिल्कुल। और फिर सिर्फ काम की चीजें जैसे चाबी और वॉलेट वापस बैग में रख लो। बचा हुआ सारा कूड़ा टेबल पर ही रह जाएगा। ये तो वाकई एक बहुत ही स्मार्ट फैक्ट्री है। एकदम परफेक्ट एनालॉजी है ये। और इस स्मार्ट रिसाइकलिंग के बाद जो कचरा नलिका में बच जाता है उस पर तीसरा और अंतिम चरण लागू होता है, जिसे नलिका स्रावण या सिक्रीशन कहते हैं। सिक्रीशन, ओके। वर्णनात्मक पुनः अवशोषण के बाद कुछ अतिरिक्त आयन, जल, लवण और यूरिया जो नलिका में छूट जाते हैं, वे अंतिम रूप से मूत्र यानी यूरिन का निर्माण करते हैं। ये मूत्र फिर संग्राहक वाहिनी, जिसे कलेक्टिंग डक्ट कहते हैं, उसमें जाता है और वहां से मूत्राशय की ओर बढ़ जाता है। इस पूरी प्रक्रिया में एक आंकड़ा ऐसा है जो नोट्स में दिया गया है, जो किसी को भी चौंका सकता है। कौन सा आंकड़ा? एक स्वस्थ इंसान की किडनियां हर दिन जो पहला फिल्टर बनाती हैं, मतलब जो तरल बोमिन संपुट के कप में इकट्ठा होता है, उसकी मात्रा कितनी होती है? ये प्रारंभिक निस्यंद या इनिशियल फिल्ट्रेट लगभग 180 लीटर प्रतिदिन होता है। रुको एक मिनट, 180 लीटर? इंसान के शरीर में तो मुश्किल से 5 या 6 लीटर खून होता है, तो ये 180 लीटर का आंकड़ा कहाँ से आ गया? गणित तो मेल ही नहीं खा रहा है। हाँ, पहली बार में गणित थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन ये गणित इसलिए मेल खाता है क्योंकि वही 5-6 लीटर खून दिन भर में दर्जनों बार इस प्यूरिफायर से होकर गुजरता है। ओ, बार बार वही खून घूम रहा है? बिल्कुल, हर बार थोड़ा थोड़ा फिल्टर होता है और कुल मिलाकर दिन भर में 180 लीटर तरल उस छलनी से बाहर निकलता है। लेकिन 180 लीटर फिल्टर होने के बावजूद दिन भर में मूत्र का उत्सर्जन तो केवल 1 से 2 लीटर ही होता है। हाँ, सिर्फ 1 या 2 लीटर। तो इसका सीधा मतलब ये है कि बाकी का लगभग 178 लीटर पानी और उपयोगी तरल हमारी ये स्मार्ट फैक्ट्रियां यानी नेफ्रॉन्स वापस शरीर में रिसाइकिल कर देते हैं। बिल्कुल। अगर ये वर्णात्मक पुनः अवशोषण ना हो तो शरीर तुरंत निर्जलित या डिहाइड्रेटेड हो जाएगा और जीवन कुछ ही घंटों में समाप्त हो जाएगा। क्या कमाल की व्यवस्था है! शरीर की ये दक्षता वाकई बेमिसाल है। लेकिन अम्मा, यहाँ एक और गंभीर सवाल खड़ा होता है। क्या हो जब ये बेमिसाल वाटर प्यूरिफायर खराब हो जाएं? किसी गंभीर संक्रमण यानी इन्फेक्शन, चोट या उच्च रक्तचाप की वजह से अगर किडनियां अपना काम करना बंद कर दें तो शरीर का क्या होगा? ओह, किडनियों के फेल होने का मतलब है कि खून में यूरिया और अन्य विषैले अपशिष्ट पदार्थ तेजी से जमा होने लगेंगे, और जैसा कि हमने पहले बात की, ये स्थिति जानलेवा है। बिल्कुल, बहुत तेजी से जहर फैलने लगेगा। ऐसे समय में विज्ञान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण आविष्कार काम आता है, जिसे कृत्रिम वृक्क या अपोहन, अंग्रेजी में हीमोडायलिसिस कहा जाता है। सही कहा। डायलिसिस मशीन असल में शरीर के बाहर रखी एक कृत्रिम किडनी या आर्टिफिशियल किडनी ही है। तो ये काम कैसे करती है? इसके काम करने का तरीका बहुत ही वैज्ञानिक है। इस मशीन के अंदर अर्धपारगम्य यानी सेमी परमिएबल झिल्ली वाली कई नलिकाएं होती हैं। अर्धपारगम्य का मतलब है कि ये झिल्ली कुछ खास चीजों को ही अपने आर पार जाने देती है, सबको नहीं। ये नलिकाएं एक खास तरल, जिसे अपोहन द्रव या डायलाइजिंग फ्लूइड कहते हैं, उसमें डूबी होती हैं। और जहां तक मुझे समझ आ रहा है, इस अपोहन द्रव की खासियत ये होती है कि इसका जो ऑस्मोटिक दबाव, ऑस्मोटिक प्रेशर है, वो बिल्कुल हमारे खून जैसा होता है, बस इसमें यूरिया या कचरा नहीं होता। एकदम सही पकड़े आप। तो जब मरीज के कचरे से भरे रक्त को इन नलिकाओं से गुजारा जाता है, तो विसरण या डिफ्यूजन के कारण खून का सारा यूरिया और विषैले पदार्थ उस अपोहन द्रव में खिंच जाते हैं। राइट। खून साफ हो जाता है और फिर उसे वापस मरीज के शरीर में भेज दिया जाता है। ये जो डायलिसिस प्रक्रिया है, ये जीवन रक्षक जरूर है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन ये एक स्थायी इलाज नहीं है। हाँ, मशीन तो मशीन ही है। बिल्कुल। जो काम नेफ्रॉन शरीर के अंदर 24 घंटे बिना थके करते हैं, मशीन उसे अस्पताल में कई घंटों में कर पाती है। इसका सबसे सही और स्थायी समाधान एक ही है, और वो है अंगदान। अंगदान का विषय आते ही विज्ञान एक बहुत ही मानवीय रूप ले लेता है। ये सचमुच किसी को नया जीवन देने जैसा है। बिल्कुल। अंगदान के बारे में जागरूकता समाज के लिए बहुत जरूरी है। कोई भी व्यक्ति मृत्यु के बाद अपने अंग जैसे कॉर्निया, हृदय, यकृत या लिवर और फेफड़े दान कर सकता है।
और गुर्दे या किडनी के मामले में तो सबसे बड़ी सुविधा यह है कि इसे जीवित रहते हुए भी दान किया जा सकता है ना? बिल्कुल। एक इंसान केवल एक स्वस्थ किडनी के सहारे भी बिल्कुल सामान्य और सेहतमंद जीवन जी सकता है। इसके लिए उम्र या लिंग की कोई बाधा नहीं है। केवल दान करने वाले व्यक्ति और उसके परिवार की सहमति यानी कंसेंट बहुत जरूरी है। बहुत ही नेक काम है ये। खैर, इंसानी शरीर के इस जटिल और अद्भुत कचरा प्रबंधन को समझने के बाद अब रुख करते हैं एक बिल्कुल अलग दुनिया का। कौन सी दुनिया? पौधों की दुनिया। जानवरों और इंसानों की व्यवस्था तो देख ली, जहां अपशिष्ट के रूप में पसीना, मूत्र और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलते हैं। लेकिन पौधों, प्लांट्स और विशाल पेड़ों के बारे में सोचना लाइक एक अलग ही चुनौती है। उनके पास तो कोई किडनी या मूत्राशय नहीं है। हाँ, बिल्कुल नहीं है। पादपों में उत्सर्जन या एक्सक्रीशन इन प्लांट्स का तरीका जंतुओं से बिल्कुल 180 डिग्री अलग होता है। उनका अपशिष्ट प्रबंधन बहुत ही अनोखा है और सबसे बड़ी बात, उनका कचरा हमारे लिए जीवन है। उनका कचरा हमारा जीवन है। इसका सबसे बड़ा और हैरान करने वाला उदाहरण तो ऑक्सीजन O2 ही लगता है। सही कहा। जो गैस इंसानों और जानवरों के लिए जीवन की सबसे बड़ी शर्त है, पौधों के लिए वो सिर्फ प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया का एक बाई प्रोडक्ट या अपशिष्ट है ना? कमाल की बात। सच में, पौधे अपने पत्तों के छोटे छिद्रों, जिन्हें रंध्र या स्टोमेटा कहते हैं, उसके माध्यम से इस कचरे यानी ऑक्सीजन को हवा में छोड़ देते हैं। प्रकृति का ये संतुलन ही इस ग्रह को चला रहा है। इसके अलावा जल, वाटर भी पौधों के लिए एक अपशिष्ट हो सकता है। पानी? वो कैसे? देखिए, जड़ें मिट्टी से बहुत सारा पानी खींचती हैं, लेकिन पौधे को इतने सारे पानी की जरूरत नहीं होती। जो अतिरिक्त जल होता है उसे वाष्पोत्सर्जन या ट्रांसपिरेशन की प्रक्रिया के द्वारा पत्तियों के उन्हीं रंध्रों से हवा में वाष्प के रूप में उड़ा दिया जाता है। अच्छा, पत्तियों का जिक्र आया है तो पतझड़ के मौसम का वैज्ञानिक कारण भी यही उत्सर्जन ही है ना? बिल्कुल। पेड़ों से पत्तियां गिरना सिर्फ मौसम का बदलाव नहीं है। पौधे अपने कुछ अपशिष्ट पदार्थों को पत्तियों की कोशिकीय रिक्तिकाओं, जिन्हें वैक्यूल्स कहते हैं, उसमें जमा करते रहते हैं। तो पत्तियां एक तरह से उनके लिए कचरे की थैली का काम करती हैं। एकदम सही कहा आपने, कचरे की थैली। जब वो थैली भर जाती है और पत्ती पुरानी हो जाती है तो पेड़ उसे गिरा देता है और उसके साथ वो संचित कचरा भी शरीर से अलग हो जाता है। ये कचरा प्रबंधन का बहुत ही अनूठा तरीका है। और जो बड़े पेड़ होते हैं, उनका एक और तरीका है जो इंसानों के बहुत काम आता है। हाँ, पौधे अपने अन्य जटिल अपशिष्ट उत्पादों को रेजिन्स और गोंद के रूप में संचित करते हैं। और ये संचय मुख्य रूप से उनके पुराने जाइलम या ओल्ड जाइलम ऊतकों में होता है। राइट। लेकिन पुराने जाइलम में ही क्यों? ये भी एक दिलचस्प बात है, क्योंकि पुराना जाइलम एक मृत ऊतक, डेड टिश्यू होता है। पौधे अपने जहरीले कचरे को किसी जीवित हिस्से में नहीं, बल्कि पेड़ के अंदर मौजूद उस मृत लकड़ी में स्टोर करते हैं ताकि पौधे को कोई नुकसान ना हो। बहुत स्मार्ट तरीका ये भी। और वही कचरा, वो गोंद और रेजिन, इंसानों के लिए एक बहुत उपयोगी संसाधन बन जाता है, जिसका इस्तेमाल हम वार्निश बनाने या चीजों को चिपकाने में करते हैं। इसके साथ ही पौधे अपने आसपास की मृदा यानी मिट्टी में भी जड़ों के माध्यम से कुछ अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन करते हैं। ये प्रक्रिया मिट्टी के रासायनिक संरचना को बदल सकती है और आसपास उगने वाले दूसरे पौधों को भी प्रभावित कर सकती है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो एक कोशिका वाले अमीबा से लेकर ऑक्सीजन और गोंद निकालने वाले विशाल पेड़ और फिर लाखों माइक्रोस्कोपिक फैक्ट्रियों वाली इंसानी किडनी तक, प्रकृति का ये पूरा वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम एक सिम्फनी की तरह काम करता है। बिल्कुल। इस पूरी चर्चा से जो निष्कर्ष निकलता है वो ये है कि जीव चाहे कितना भी सरल या जटिल क्यों ना हो, बिना एक सुदृढ़ उत्सर्जन तंत्र के जीवन का अस्तित्व संभव ही नहीं है। तो इस डीप डाइव के अंत में अगर इस पूरी चर्चा को एक मानसिक चेकलिस्ट या कुछ मुख्य सवालों में समेटना हो, तो 3 बातें सबसे ज्यादा याद रखने लायक हैं। मैं श्रोताओं के लिए ये 3 सवाल छोड़ना चाहूंगी। जरूर। पहली बात, मानव शरीर में रक्त से यूरिया जैसे नाइट्रोजनी अपशिष्ट को छानकर अलग करने की मुख्य जिम्मेदारी किसकी है? जवाब साफ है, ये काम फेफड़े या हृदय नहीं बल्कि वृक्क यानी किडनी करते हैं। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि उस किडनी के अंदर वो कौन सा हिस्सा है जहां कचरा फेंकने के बाद जरूरी चीजों जैसे ग्लूकोज और जल को वापस सोख लिया जाता है। इसे वर्णात्मक पुनः अवशोषण या ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन कहते हैं और ये नेफ्रॉन के नलिकाकार भाग ट्यूबुलर पार्ट में होता है, न कि बोमन संपुट में। राइट।
और तीसरी बात पादपों के बारे में है। पौधों में जो पुराना जाइलम, ओल्ड जाइलम होता है, वो मुख्य रूप से किस अपशिष्ट पदार्थ को जमा करके रखता है? वो ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, बल्कि रेजिन और गोंद, रेजिन्स एंड गम्स को संचित करता है। ये सब कुछ एक दूसरे से बहुत ही बारीकी से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल, बहुत ही खूबसूरती से जुड़ा है। जाने से पहले जरा इस बात पर विचार करने में बड़ा ही मजा आता है। क्या होता अगर मानव शरीर का विकास भी पेड़ों की तरह हुआ होता? मतलब? अगर इंसान भी अपना कचरा बिना किसी नुकसान के रेजिन के रूप में अपने अंदर सुरक्षित रख पाता, या फिर पसीने के रूप में यूरिया की जगह ऑक्सीजन निकाल पाता। जरा सोचिए तो, आज हमारे शहरों का प्रदूषण स्तर और हमारा पूरा समाज कैसा दिखाई देता। वो तो एक बिल्कुल ही अलग दुनिया होती। बिल्कुल, सोचने वाली बात है। अगर आपको वीडियो से नई जानकारी मिली है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।